जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो देखिए, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर हमने 70 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 से आगे की क्वेश्चन हम अपने डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 हमसे क्या बोल रहा है? द एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन इज इंक्रीज बाई 10% फॉर कंप्रेशन रीजन, 25% फॉर कंप्रेशन रीजन। यहाँ पे इंक्रीज कह रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कह रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें जो हमारे पास एवरेज परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो होती है, इसके लिए हमें इसको हम टाउ बी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आई एस कोड हमारा 456 है, इसके लिए कुछ परमिसिबल वैल्यू गिवन है। तो वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, जो हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस होती है फॉर प्लेन बार्स और माइल्ड स्टील, जो प्लेन बार होती हैं या फिर माइल्ड स्टील बार्स होती हैं, जिनको हम FE 250 भी लिखते हैं, उनके लिए हमारे पास जो आई एस कोड 456 है, उसमें LSM मेथड जो है, उसके लिए हमें कुछ परमिसिबल वैल्यू गिवन है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, M20 के लिए 1.2 होती है, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5 और M35 के लिए 1.7 जो होती है हमारे पास। ये वैल्यूज़ एज सोन, ये वैल्यूज़ चलती रहती हैं, जो ग्रेड के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो माइल्ड स्टील और प्लेन बार के लिए। लेकिन अगर आप माइल्ड स्टील यूज़ ना कर रहे हो सर, आप यूज़ कर रहे हो FE 415 यूज़ कर रहे हो, FE 500 यूज़ कर रहे हो, HYSD यानी कि हाई एल्ड स्टैंड डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हो, तब उस समय आप परमिसिबल वैल्यू क्या लोगे बॉन्ड स्ट्रेस की? तो इसके लिए IS कोड बोलता है कि आप इन्हीं वैल्यूज़ को आप क्या करोगे सर, 60% इंक्रीज़ कर दोगे। इन्हीं वैल्यूज़ को क्या करोगे आप, 60% इंक्रीज़ कर दोगे। वहीं पर अगर आप मान लो कि आप लोग टेंशन रीजन की बजाय आप कंप्रेशन रीजन में प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, स्टील बार कहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हो? कंप्रेशन रीजन में प्रोवाइड करा रहे हो। तो उसके लिए बोलता है आप लोग का IS कोड कि आप इन्हीं वैल्यूज़ को आप कितना बढ़ा दोगे, तो आप इंक्रीज़ कर दोगे 25%। कितना इंक्रीज़ कर दोगे? 25%। और सपोज आप क्या कर रहे हो कंप्रेशन रीजन में, ठीक है, आप माइल्ड स्टील यूज़ ना करके आप FE 415 यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल हो सकता है सर। तो आप क्या करोगे, इन वैल्यूज़ को पहले 60% बढ़ाओगे FE 415 के लिए, फिर कंप्रेशन रीजन में कर रहे हो ना FE 415, तो फिर उसको और कितना बढ़ा दोगे, 25% बढ़ा दोगे। तो वो आप लोगों का कंप्रेशन रीजन के लिए FE 415 के लिए आप लोगों की परमिसिबल वैल्यू आ जाएगी, जो स्ट्रेस की, बॉन्ड स्ट्रेस की हमको मिलेगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे 25% फॉर बार्स इन कंप्रेशन। कंप्रेशन के लिए, जो माइल्ड स्टील के लिए, जो टेंशन रीजन के लिए हमारी परमिसिबल वैल्यू है प्लेन बार्स के लिए, उनको हम क्या करेंगे, अपना 25% उनको इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बॉन्ड स्ट्रेस। और इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला भी होता है डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करने का, जो कि 0.87 FY AST अपॉन 4 टाइम्स टाउ BD होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है LSM के लिए। ठीक है। वहीं पर अगर WSM के लिए आपको डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए सिग्मा ST AST अपॉन कितना आ जाता है, 4 टाइम्स टाउ BD आ जाता है। ठीक है। ये इस तरीके से भी हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर रखना है। सॉरी गाइज, वहाँ पे AST नहीं होता, फाई होता है एक्चुअली में, फॉर्मूले में AST की जगह पर फाई होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें क्या बोल रहा है, द मॉडुलर रेशियो M इन टर्म्स ऑफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कॉन्क्रीट सिग्मा CBC इन न्यूटन पर mm² इज गिवन बाई। देखिए, हमसे कह रहा है कि हमको मॉडुलर रेशियो बताना है। मॉडुलर रेशियो बताना है इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में बताना है? तो जो परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस होती हैं, उसके टर्म में हमको बताना है। तो सर मॉडुलर रेशियो क्या होता है? पहले तो हमको मॉडुलर रेशियो बताइए। तो देखिए भाई, मॉडुलर रेशियो जो होता है, ये आप लोग का रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, या फिर आप ये बोल सकते हो स्ट्रेस इन स्टील अपॉन स्ट्रेस इन कंक्रीट। इनका जो रेशियो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलर रेशियो बोलते हैं। अब ये जो मॉडुलर रेशियो होता है सर, हमारे पास दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो, और एक होता है लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि किस मॉडुलर रेशियो में हम क्रीप का इफेक्ट कंसिडर करते हैं। तो देखो, जो शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो होता है, वो आप लोग का उसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन 5000 √FC के। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो निकालते हैं, और इसमें कोई भी हम क्रीप का इफेक्ट कंसीडर नहीं करते। जबकि जो लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो होता है, इसमें हम क्रीप का इफेक्ट कंसीडर करते हैं, और वो भी फुल्ली क्रीप। ठीक है, पूरे तरीके से हम क्रीप को कंसीडर करते हैं। कैसे? तो मॉडुलर रेशियो आ जाता है आप लोग का ES, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है, और 5000 √ कितना आ गया FC के अपॉन कितना आ गया 1 + थीटा। अब ये थीटा जो है क्रीप कोफिशिएंट होता है। अभी क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है सर? तो क्रीप कोफिशिएंट होता है आप लोग के पास क्रीप स्ट्रेन
अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, इसकी जो वैल्यू होती है वो आप लोग की टाइम के बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो ये तो बता दिया मैंने मॉडुलर रेशियो। अब IS 456 कोड क्या बोलता है इसके लिए, तो IS कोड हमसे बोलता है कि अगर आपको मॉडुलर रेशियो निकालना है, मॉडुलर रेशियो निकालना है तो उसका मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। तो IS कोड फॉर्मूला देता है 280/3 सिग्मा CBC, जो कि किस में होता है, परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस की फॉर्म में ये आप लोग का होता है। और ये क्या करता है, पार्शियली कंसीडर करता है इफेक्ट ऑफ क्रीप को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो फॉर्मूला होता है इसको पार्शियली कंसीडर करता है क्रीप के इफेक्ट को, ये फुल्ली कंसीडर करता है, और ये हमारा क्या करता है, इफेक्ट को कंसीडर करता ही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 280/3 सिग्मा CBC। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मॉडुलर रेशियो का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, 280/3 सिग्मा CBC होगा, जो हमारे पास क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस होगा, परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस की फॉर्म में होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ये क्या बोल रहा है हमसे, तो बोल रहा है द एक्सप्रेशन फॉर मॉडुलर रेशियो, हमें मॉडुलर रेशियो के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, M = 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, तो इसमें कह रहा है वेयर द सिग्मा CBC इज द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, जहाँ पर सिग्मा CBC क्या है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है ड्यू टू कंप्रेशन। तो हमको बताना है कि इसमें हम क्या करते हैं, फुल्ली अपना इफेक्ट कंसिडर करते हैं क्रीप का, पार्सली इफेक्ट कंसिडर करते हैं क्रीप का, या कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया जो शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो होता है उसमें हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, जो IS कोड ने फॉर्मूला दिया हुआ है, IS कोड ने फॉर्मूला दिया है इसमें हम पार्सली कंसीडर करते हैं। और जो हमारा लॉन्ग टर्म वाला होता है इसमें हम फुल्ली क्रीप का जो हमारा इफेक्ट होता है उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमसे फॉर्मूला IS कोड वाला पूछा है तो इसमें हम पार्सली कंसीडर करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को जस्ट ऊपर ही ये सारी चीज़ें क्लियर कराई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 74। इन वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन, यानी कि हमसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहा है। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन केस ऑफ डिफॉर्म बार, जो हमारे पास डिफॉर्म बार होती हैं उसके केस में जो बॉन्ड स्ट्रेस होती है इज़ मोर देन दैट इन प्लेन बार, वो कितने % ज़्यादा होती प्लेन बार से। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ LSM मेथड। सबसे पहले LSM बताता हूँ, फिर आप लोगों को WSM बताऊँगा। तो अभी तो मैंने आप लोग को बताया ही था कि जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होती हैं प्लेन बार्स के लिए या माइल्ड स्टील के लिए वो ये वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर HYHD बार है, हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार है, तो हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को 60% बढ़ा देते हैं। इन वैल्यूज़ को 60% बढ़ा देते हैं LSM में, किसमें, LSM में। ठीक है, वहीं पर WSM मेथड में इन वैल्यूज़ को हम कितना बढ़ाते हैं, 40% बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं, 40% बढ़ाते हैं। किसके लिए, टेंशन रीजन के लिए। किसके लिए, टेंशन रीजन के लिए, वो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के लिए। क्लियर हुआ, दोबारा से फिर से बता रहा हूँ, जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होती हैं प्लेन बार और माइल्ड स्टील के लिए ये वैल्यूज़ होती हैं LSM मेथड में। और LSM मेथड में अगर हम हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यूज़ कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ को 60% बढ़ा देते हैं। वहीं पर अगर हम WSM मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, अपना 40% बढ़ा देते हैं। कंप्रेशन रीजन के लिए हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को 25% बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं, 25% बढ़ाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है उसमें जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, अपना 40% बढ़ा देते हैं। 40% बढ़ा देते हैं, जो कि प्लेन बार के लिए होती हैं। जो वैल्यू प्लेन बार के लिए होती है उनको 40% हम बढ़ा देते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमसे क्या बोल रहा है, द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एट सपोर्ट इन सिंपली सपोर्टेड बीम इज़ टू रजिस्ट इन दैट जोन। देखिए हमसे कह रहा है कि जो हमारे पास मेन रीज़न क्या है जो हम रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड कराते हैं सपोर्ट में। अगर ये हमारे पास बीम है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। अब ये आप लोग की सपोर्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट बार आती है, तो इसको कह रहा है कि हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, ये हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं। तो इसको प्रोवाइड कराने का मेन रीज़न होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, देखिए आपको पता है ऊपर से लोड आएगा, नीचे से रिएक्शन डेवलप होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर तरीके से बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर हमारी बॉन्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होती है, डेवलप होती हैं। बॉन्ड रेजिस्टेंस डेवलप होती है, बॉन्ड बनता है उसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेसेस को ये क्या करता है, अच्छे से रजिस्ट कर पाता है इस जोन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले AST नहीं आता है, ये अभी हमने सही किया था, इसको हम दोबारा से अपना सही कर लेते हैं।
यहाँ पर हमारा AST नहीं आता है, यहाँ पे आता है हमारा सर फाई, क्या आता है फाई, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 0.87 FY इंटू 5/4 टाइम्स टाउ BD, ठीक है। टाउ BD हमारे पास परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द मेन स्टील इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज बेंट अप नियर द सपोर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्लैब बियरिंग वेयर x इज इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं, जो मेन रेनफोर्समेंट होती है हमारी सिंपली सपोर्टेड स्लैब में, उनको हम बेंड कर देते हैं नियर द सपोर्ट, ठीक है। तो हम उसको जो बेंड करते हैं वो हमें वो बताना है डिस्टेंस x, ठीक, कितनी डिस्टेंस x पर हम उसको बेंड करते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही फ्रेम होता है कि सर हम इनको बेंड करते क्यों हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि कितनी डिस्टेंस पर हम इसको बेंड करते हैं, और ये बेंट अप होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेंट अप होता क्या है। देखिए ये हमारे पास क्या है, सिंपली सपोर्टेड, अगर हम इसको अपना स्लैब या बीम मान करके चलें, तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ इस तरीके से अपनी रेनफोर्समेंट को बेंड कर दिया, रेनफोर्समेंट को बेंड कर दिया और उसको सपोर्ट के अंदर डाल दिया इस तरीके से, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सपोर्ट से कितनी डिस्टेंस पर हम उसको बेंड करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, सपोर्ट से पूछ रहा है कि सेंटर से पूछ रहा है। बेंट अप नियर द सपोर्ट एट डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्लैब, ठीक है। सेंटर ऑफ स्लैब हमसे पूछ रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्लैब, स्लैब के सेंटर से पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस पर हम उसको बेंड करते हैं, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है। तो ये हमारे पास स्लैब है सपोज, ठीक है। तो आपने देख रहे हो कि ये रेनफोर्समेंट आई, इसको हमने इस तरीके से क्या कर दिया, बेंड, इस तरीके से क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो हम इसको बेंड कर क्यों रहे हैं, तो देखिए अगर सपोज हमारे पास कोई कंटिन्यूस स्लैब है, तो कंटिन्यूस स्लैब की वजह से जो हमारे पास डिफ्लेक्टेड शेप आती है कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो मिड स्पैन पर तो आप लोगों को सैगिंग देखने को मिलेगी और सपोर्ट पर होगी, मिड स्पैन पर सैगिंग, सपोर्ट पर होगिंग, मिड स्पैन पर सैगिंग, सपोर्ट पर होगिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो सैगिंग वाला पोर्शन होता है ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन आती है, लेकिन होगिंग वाले पोर्शन में ऊपर टेंशन और नीचे क्या आती है, कंप्रेशन आती है। सैगिंग पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन नेगेटिव होता है। तो इस होगिंग मूवमेंट को, जो हमारे पास होगिंग मूवमेंट आ रहा है, इस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अपनी बार को बेंड कर देते हैं, बार को क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं। अब सपोर्ट से कितनी डिस्टेंस पर बेंड करते हैं, तो वो x/7 डिस्टेंस पर, x इज इक्वल टू 1/7, जो भी स्पैन होगी उसके 1/7 डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, उसको बेंड करते हैं। इनका काम क्या होता है, तो रजिस्ट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो आता है उसको रजिस्ट करने के लिए, और जो सीयर आता है सपोर्ट पर, ज़्यादा सीयर देखने को मिलता है सपोर्ट से, तो उसके लिए हम उसको रजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको बेंड कर देते हैं। तो आई होप आप लोग क्लियर हो क्यों बेंड करते हैं और कितनी डिस्टेंस पर बेंड करते हैं हम। तो इसको हम बेंड करते हैं अपना 1/7 डिस्टेंस पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा, व्हेन शियर स्ट्रेस एक्सीड द परमिसिबल लिमिट इन द स्लैब, जो हमारे पास शियर स्ट्रेस आ रही है वो ज़्यादा हो जाए अपनी किससे, परमिसिबल वैल्यू से, तो हम क्या करते हैं, देन इट इज़ रिड्यूस बाई। तो ये जो शियर स्ट्रेस ज़्यादा हुई है, जो डिज़ाइन शियर स्ट्रेस है ज़्यादा हुई है, इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बीम में। देखिए बीम में क्या होता है, जो डिज़ाइन शियर स्ट्रेस होती है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमको टाउ V इज इक्वल टू VU/BD। इसको हम बोलते हैं अपनी आने वाली शियर स्ट्रेस, ठीक है। इसको हम आने वाली शियर स्ट्रेस भी हम अपनी बोल देते हैं, इसको हम अपनी आने वाली शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं कि टाउ V इज इक्वल टू VU/BD, आने वाली शियर स्ट्रेस या डिज़ाइन शियर स्ट्रेस। तो मैंने आपको बीम में पहले भी ये चीज़ समझा रखी है, आप लोग को फिर से समझा देता हूँ। एक हमारे पास होती है यहाँ पे टाउ C मैक्स, टाउ C मैक्स होती है मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस। अगर हमारी टाउ B की वैल्यू इससे ज़्यादा आ जाए, मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा आ जाए, तो सेक्शन हमको क्या करना होता है, रीडिज़ाइन करना होता है। लेकिन जो हमारी टाउ V की वैल्यू है, अगर वो आपकी टाउ C मैक्स से कम है और टाउ C से ज़्यादा है, तो हम सेक्शन को क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं, शियर रेनफोर्समेंट के लिए। और अगर टाउ C से कम है टाउ B की वैल्यू, और टाउ C/2 से क्या है आप लोग की ज़्यादा है, तो हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए डिज़ाइन करते हैं। और टाउ C/2 से कम है तो हम कोई भी शियर रेनफोर्समेंट वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराते इन केस ऑफ बीम, ठीक है। ये मैं आप लोगों को पहले समझा चुका था। लेकिन स्लैब के केस में क्या होता है, स्लैब के केस में अगर आपकी जो आने वाली शियर स्ट्रेस है, आने वाली शियर स्ट्रेस है, अगर वो ज़्यादा हो जाए परमिसिबल शियर स्ट्रेस से, परमिसिबल शियर स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाए, यानी टाउ C मैक्स से ज़्यादा हो जाए, तो हम देखो स्लैब में स्टीरअप्स तो हम प्रोवाइड करा नहीं सकते, स्लैब में स्टीरअप्स तो हम प्रोवाइड करा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब स्लैब हमारी फेल कर रही है। अब हम स्टीरअप्स तो प्रोवाइड करा नहीं सकते जैसे बीम में प्रोवाइड करते हैं, तो हम करते क्या है, जो हमारी डेप्थ होती है उसको हम बढ़ा देते हैं, जो डेप्थ होती है हमारी उसको हम बढ़ा देते हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, इफ़ द साइज ऑफ पैनल इन अ फ्लैट स्लैब, मैंने आपको बताया था फ्लैट स्लैब क्या होती है, ऐसी स्लैब जिसका जो लोड है वो सीधे कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, कॉलम पे ट्रांसफ़र होता है। तो हमारे पास इफ़ द साइज ऑफ द पैनल इन फ्लैट स्लैब इज 6 मीटर बाई 6 मीटर देन द एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड द विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप एंड मिडिल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप की हमको विड्थ बतानी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो फ्लैट स्लैब तो मैं बता ही चुका हूँ, मिडिल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप क्या होती है वो आप देख लो, ठीक है। तो ये आप देखो, ये आपके पास कॉलम है, इसको हम टॉप से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कॉलम, ठीक है, ये कॉलम है, ठीक है। तो ये कॉलम है, तो ये हमारे पास एक्चुअली में इतना कॉलम है, ये पूरे इतना जो हम लेकर के चलते हैं इसको हम कॉलम स्ट्रिप लेकर के चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, कॉलम स्ट्रिप, ठीक है। अब ये कॉलम स्ट्रिप जो होता है इसकी जो आप लोग की विड्थ होती है वो L/2 होती है, कितनी होती है, L/2। और ये वाली जो होती है आप लोग की ये मिडिल स्ट्रिप होती है, ये जो होती है आप लोग की ये क्या होती है, मिडिल स्ट्रिप होती है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से होती है आप लोग के पास, जब आप देखोगे तो ये पोर्शन जो हो गया इतना, ये आप लोगों को कॉलम स्ट्रिप का हो गया, ये देखो इधर ये भी कॉलम स्ट्रिप हो गया, और ये जो बीच का बचा है ये आपका मिडिल स्ट्रिप हो गया। तो आपका कॉलम स्ट्रिप में देखो कॉलम के सेंट्रोइड से लेकर के जो डिस्टेंस होती है L/4 होती है, तो टोटल कितनी होगी, L/2। ऐसी सेम इधर होता है, ये भी कितनी होती है, L/2। तो चाहे कॉलम स्ट्रिप हो या मिडिल स्ट्रिप हो, उसकी जो आप लोग की स्पैन होती है, जो शॉर्टर स्पैन है लॉन्गर स्पैन है, उसका क्या होता है, L/2 होता है। शॉर्टर स्पैन का L/2, शॉर्टर स्पैन का, और लॉन्गर स्पैन को क्या करते हैं, तो L/y में से LX/2 माइनस कर दो तो वो आपके पास आ जाता है, ठीक है, ये वाला गैप आ जाता है बीच का। तो आप क्या कर सकते हो, लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन के लिए आप समझ सकते हो कि जो मिडिल स्ट्रिप कॉलम स्ट्रिप होती है वो L/2 होती है, L/2। तो दोनों केस में L कितना है, 6 है अपॉन 2, तो 2 3 या 6, तो कितना आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाए। क्लियर है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि अगर आप लोग कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए, कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन, तो नीचे मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप उसको विजिट कर सकते हो और कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर अ स्लैब सपोर्टेड ऑन इट्स 4 एजेस with the corner held down and loaded uniformly, the Marcus correction factor to the moments obtained by the Grashof-Rankine's theory। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारी जो स्लैब है वो 4 एजेस से सपोर्टेड है। जब 4 एजेस से सपोर्टेड स्लैब होती है तो लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया था वो हमारी 2 वे स्लैब होती है, और केवल आप लोग की 2 एजेस पर सपोर्टेड होती है तो वो आप लोग की कौन सी होती है, 1 वे स्लैब होती है, ठीक है। और हमसे मार्कस करेक्शन फैक्टर पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है मार्कस करेक्शन और जो ग्रासहोफ-रैंकाइन्स थ्योरी होती है, पहली बात तो ये 2 वे डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करी जाती हैं। जो हमारी 2 वे स्लैब होती है उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करी जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर हमारी केवल एक ही डायरेक्शन में सपोर्टेड है, 2 एजेस पर सपोर्टेड है स्लैब, तो हमारी 1 वे स्लैब हो जाएगी, और 4 एजेस पर सपोर्टेड है तो हमारे पास 2 वे स्लैब हो जाएगी। अब हमारे पास इन थ्योरी को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास होता क्या है, 2 थ्योरी होती हैं 2 वे स्लैब को डिज़ाइन करने के लिए। पहली थ्योरी होती है मार्कस थ्योरी, सेकंड होती है हमारे पास रैंकाइन थ्योरी। तो मार्कस थ्योरी क्या बोलती है, मार्कस थ्योरी ये उसने फॉर्मूला दिया हुआ, और ये जो होता है उसका करेक्शन फैक्टर होता है, उसकी वैल्यू जो होती है 1 माइनस के 5/6, और ये वैल्यू होती। तो यहाँ पे देखो 1 में से आप माइनस कर रहे हो इतना मैग्नीट्यूड, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू 1 से कम ही आएगी, कहीं ना कहीं ये वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। तो उसने यही पूछा है कि जो इसका करेक्शन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। क्या होती है, इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, इतना आपको क्लियर हुआ। दूसरी थ्योरी क्या बोलती है, रैंक एंड ग्रोसहोफ थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट ये होता है आप लोग का एक्स डायरेक्शन में, वैसे ही हम वाई डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो आर होता है ये आप लोग का L/L(x) का क्या होता है, रेशियो होता है। L/L(x) का क्या होता है, रेशियो होता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 80। ये क्या बोलता था, परमिसिबल डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क इस। हमसे कह रहा है कि कितनी परमिसिबल डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस होती हैं, कितनी स्ट्रेस हम परमिट कर सकते हैं डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस की फॉर्म में जब हमारे पास रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क है। तो याद रखना ये हमारे पास फैक्चुअल क्वेश्चन है। जब ब्रिक वर्क की बात हो रही हो तो उस समय जो हमारे पास डायगोनल परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होती हैं वो लगभग 0.1 न्यूटन पर mm² होती हैं, या 0.1 मेगा पास्कल। एक्चुअली में ये लिखा हुआ आता है ऑप्शन में 0.1 मेगा पास्कल, मतलब दोनों का एक ही है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आप लोग को एप्लीकेशन पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 से आगे क्वेश्चन वो आप एप्लीकेशन पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। आप लोग बहुत नॉमिनल प्राइस पे कंप्लीट वीडियो और PDF सॉल्यूशन एक्सेस कर सकते हो। आपका कोई भी एग्जाम हो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आप लोग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।